डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर के, और हमें पूरा उम्मीद है कि उस वीडियो से आपके 15 नंबर के सारे मतलब अच्छे से हो जाने चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको उससे कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा वेरी शार्ट टाइप यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, उसे आज के वीडियो के अंतर्गत हम ले रहे हैं। इसके अंतर्गत जो विगत वर्षों में 2015 से लेकर 19 तक के जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, उन्हें आज सम्मिलित किए हैं। क्योंकि यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके वेरी शार्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाने चाहिए, ठीक है। और इसमें हम इसको थोड़ा इलॉबरेट भी करते चलेंगे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ताकि इससे रिलेटेड भी अगर दूसरा प्रश्न आता है तो आप उसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। यानी हम थोड़ा विस्तृत भी बताते चलेंगे। और जो लघु टाइप क्वेश्चन, जो लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, शार्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, उसे भी आप आराम से 2 नंबर वाले जो हैं वे लिख सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य वह यही है कि आपके जो ये दोनों पेपर हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो इस शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी सब्जेक्ट आता है बिल्कुल नया होता है। इसके अलावा तो आप हिंदी, इंग्लिश या सोशल साइंस ये सब तो पहले पढ़े रहते हैं, जो बेसिक नॉलेज है वह रहता है, लेकिन यह अचानक से नया सब्जेक्ट रहता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है इसके कॉन्सेप्ट को। तो यही मेरा मेन उद्देश्य था कि कुछ ऐसे वीडियो बना दिए जाएं जिससे कि आप लोगों की ये समस्या थोड़ी सी समाधान हो जाए और आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षा थी उस शिक्षा का क्या नाम था? उस शिक्षा का नाम था बुनियादी शिक्षा। उसे वर्धा कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने, गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा हेतु इस अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बुनियादी शिक्षा या वर्धा कमीशन। उसे तालीमी शिक्षा भी कहते हैं। इनका जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, ठीक है। यानी कि ये शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विकास के उत्कृष्ट विकास का बात करते हैं। गांधी जी ने अपने शिक्षा सिद्धांत में कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, ठीक है। इन्होंने सामाजिक विषयों, मातृभाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान के अतिरिक्त उसमें कास्ट के भी या कुटीर जो सब्जेक्ट हैं उन्हें भी सम्मिलित किया है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ ही साथ जीविकोपार्जन के योग्य भी हो सके। आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, इसे थोड़ा सा एलोबरेट कर दिए हैं हम, ताकि इससे संबंधित भी लघु प्रश्न आए तो उसे भी आप कर सके। देखिए, दूसरा प्रश्न है, इसमें शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आप देख लीजिए, जॉन डेवी, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप में, निश्चित विधि से, निश्चित विषय को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रमों का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो त्रिमुखी की बात जब वो कर रहे हैं तो किसकी? शिक्षक की बात कर रहे हैं, लर्नर और टीचर, और शिक्षार्थी, लर्नर और पाठ्यक्रम, ठीक है, सिलेबस, 3 की बात कर रहे हैं। जॉन डेवी ने ही प्रयोजनवाद का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था, और प्रयोजनवाद में उन्होंने समाज को अधिक महत्व दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके देखिए, इसके अंतर्गत 2 होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा हम उसे कहते हैं जिसमें योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम जो है वह निश्चित होता है या पूर्व निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं? स्कूली शिक्षा को, क्योंकि स्कूली शिक्षा में एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित पाठ्यक्रम को एक निश्चित विधि द्वारा और एक निश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हो गया आपका औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं?
अनौपचारिक शिक्षा का समय, स्थान, अध्यापक और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बल्कि हम अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हम सीख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 2019 में पूछा गया। आप देखिए आगे, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि से शिक्षा दी जाती है? तो अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि इसका समय, स्थान, अध्यापक, विधि ये सब निश्चित नहीं होता है, बल्कि घर के सदस्यों के द्वारा ही बालक जो है वह सीखता है। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। अब देखिए, प्रयोजनवादी शिक्षा को किसने दिया था? प्रयोजनवादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? वह थे जॉन डीवी थे। इसके उद्देश्य हम देख लें, आप इसे लघुत्तरी में भी तैयार कर सकते हैं। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध। पूर्व निश्चित उद्देश्य की बात आदर्शवाद करता है, जबकि प्रयोजनवादी इसका विरोध करते हैं, पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करते हैं। नवीन मूल्यों का निर्धारण। इनका मानना है कि मूल्य जो है वह आधुनिक जो समय है उसके अनुसार होना चाहिए। मूल्य दर्शन, प्रयोजनवाद, मूल्य दर्शन की ये बात करते हैं। ठीक है, तो 3 इसके उद्देश्य इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता जो है महात्मा गांधी हैं। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। ध्यान रखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो यदि हम समाज की बात करते हैं या सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो मैकाइवर और पेज इसके महत्वपूर्ण इसके बारे में इन लोगों ने अपने विचार दिए हैं। तो देखिए, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा जो है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, समाज लोकाचार एवं कार्यविधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। ठीक है, यानी कि समाज के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो हैं, विभिन्न तरह के रीति रिवाज जिसे कह सकते हैं हम, रीति रिवाज या कार्यविधियाँ लोगों के, या पारस्परिक सहयोग हैं, अनेक समूहों समुदायों का निर्माण होता है और उन समूहों समुदायों के द्वारा ही समाज को नियंत्रित किया जाता है, उसी की एक व्यवस्था है। लेकिन इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि हम प्राचीन काल से लेकर के अब तक के समाज की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। आज देखिए, आज के समाज में शिक्षा को कितना प्राथमिकता दिया जाने लगा है, बालिका शिक्षा पर कितना महत्व दिया जाने लगा है। प्रत्येक परिवार चाहता है, यदि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसमें कर सकते हैं कि आज के समाज में परिवर्तन हुआ है, शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। लोग पहले बालिका शिक्षा का विरोध करते थे, लेकिन अब देखिए अब बालिका शिक्षा को कितना महत्व दिया जाने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी घर की लड़कियां जो हैं वह शिक्षित हों, वह जॉब करें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। तो ये क्या है? यह सामाजिक परिवर्तन ही है। नेक्स्ट है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। अब ये क्वेश्चन अगर लघुत्तरी में आ जाता है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हेडिंग डाल करके, शीर्षक डाल के लिख सकते हैं। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह पहला है परिवार है, फिर समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? ठीक है, तो सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? सार्वभौमिकरण का अर्थ है, चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश व्यवस्था में क्या होता है कि बिना किसी धर्म, जाति, रंग भेद या स्तर का भेदभाव किए जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, समान अवसर और अवसरों की समानता भी आप देखेंगे हमारे संविधान में दिया गया है। और इसी बात को ध्यान में रख करके धारा 19 की 2 आर्टिकल में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कहा गया है, धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो शिक्षण संस्थान है वह सबके लिए समान है, उसमें किसी को मना नहीं किया जा सकता है। धारा कौन सा है? 29(2). आप इसे ध्यान रखिएगा, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? तो बाल श्रम
तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। बाल श्रम का जो स्वरूप है वह हमारे प्रत्येक शहर, प्रत्येक स्थान में देखने को मिलता है। जैसे कि यदि आप किसी चाय की दुकान पर जाइए, किसी रेस्टोरेंट के दुकान पर जाइए, या किसी साइकिल के दुकान पर जाइए, किसी कल कारखाने में जाइए, तो वहाँ छोटे बच्चों को प्रायः कार्य करते हुए देखा जाता है। तो इस तरह से जबकि उनकी जो उम्र होती है वह जो है कार्य करने की, स्कूल जाने की होती है, पढ़ने की होती है, लेकिन वह बाल श्रमिक बन के काम करते हैं। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य जो है वह करती हैं। जो ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो यदि हम वर्तमान समय में देखें तो जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा की बहुत बात की जाती है। क्यों बात की जाती है? क्योंकि यदि जनसंख्या शिक्षा दे करके छात्रों को, छात्राओं को शिक्षित किया जाता है तो वह जो जनसंख्या की स्थिति, जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों या जनसंख्या वृद्धि से जो होने वाली जो समस्याएं हैं या उनका जो है विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उसके बारे में जान सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वायु प्रदूषण के मूल स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के मूल स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वायु प्रदूषण तो आप लोग जानते ही हैं किसे कहते हैं। कल कारखानों या फिर विभिन्न जो मोटर गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाले जो धुएँ हैं उनसे हमारे वायु में जो है वह प्रदूषण होने लगता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता आ जाती है, और इसके जो मूल स्रोत हैं धूल आदि, तूफान आदि माने जाते हैं। तो इस तरह से अगर वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण से होने वाली क्या क्या कमियां हैं या कैसे प्रभावित कर सकता है इंसान को, इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। आज वर्तमान समय की यदि हम समस्या देखते हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है जल संरक्षण की, क्योंकि अब देखिए पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है, जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। और भारत में जो जल का प्रमुख प्रयोग है वह सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा न केवल कृषि में ही वृद्धि होती है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न के उत्पादन में भारी जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा घरेलू औद्योगिक कार्यों के लिए विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना या व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, यही जल संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख करिए। ठीक है, तो जनसंचार के जो प्रमुख साधन हैं वह है समाचार पत्र, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आ गया आपका 2019 के बाद 2017 के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम सम्मिलित करते हैं। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, पाठशाला ध्यान दीजिएगा, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली, कहने वाले विचारक का क्या नाम है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन पद्धति दिया है, शिक्षण पद्धति, उसका आप व्याख्या करिए। तो आप उसमें लिखेंगे कि फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन पद्धति, शिक्षण पद्धति को दिया है। इसके अंतर्गत उन्होंने शिशु को पौधा, शिक्षक को माली और पाठशाला को बाग कहा है। इसमें उन्होंने विभिन्न तरह के जो उपहार से संबंधित जो वस्तु होते हैं या मनोरंजन के जो साधन होते हैं उसके अनुसार शिशु को या बालकों को पढ़ाई करने की बात करते हैं, जिससे कि बालकों के ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़े। तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो जाएगा, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने साल भी देखेंगे तो फ्रोबेल या किंडरगार्टन ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन क्वेश्चन जरूर आता है। ये भी क्वेश्चन है। प्रयोजनवाद को भी हम देख रहे हैं, ये अधिकतर पूछा जा रहा है। प्रयोजनवाद जो है किसने दिया है, जॉन डेवी ने दिया है। ठीक है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है, तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। और ईश्वरीय सत्ता में आस्था कौन रखता है, तो आदर्शवाद रखता है। ठीक है, शिक्षण विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि या सुकराती शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो सुकरात हैं। प्रकृतिवाद को दूसरे
प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? ध्यान रखिएगा 1839 में। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समाज से संबंधित आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न आ रहे हैं समाज से संबंधित। चाहे समाज किसे कहते हैं, समाज के कार्य क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिकरण क्या है, समाज को परिभाषित करिए। तो आप एक या दो क्वेश्चन आराम से अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप समाज से संबंधित प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, समाज के प्रमुख कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि समाज के द्वारा ही विभिन्न समूह का निर्माण होता है, समुदाय का निर्माण होता है, सोशल कार्य किए जाते हैं, सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखिए, मूल्य से भी संबंधित प्रश्न आ गया, इससे भी संबंधित एक दो प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। मूल्य से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आसानी से कर लेंगे। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। मूल्य यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो संस्कार है, उसे ही तो मूल्य कहते हैं। हम अपने परिवार से, समाज से मूल्य को सीखते हैं और इसके द्वारा ही अगर हम अच्छे मूल्य का उपयोग करते हैं तो हमें समाज में स्वीकृति मिलती है, एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और हमें सम्मान भी मिलता है। नेक्स्ट है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? अब ध्यान रखिएगा, बाल श्रम या बाल अपराध से भी संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं, एक या दो तो मान के ही चलिए। तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के हैं? गरीबी, ठीक है, गरीबी अगर आपका आ जाता है ये लघुत्तरी में तो आप इसे टॉपिक यानी शीर्षक के रूप में यूज करिए। गरीबी, बाल अपराध का प्रमुख कारण गरीबी है। गरीबी की वजह से बच्चे जो हैं वह बाल अपराध के लिए उन्मुख होते हैं। भूखमरी की वजह से भी बच्चे बाल अपराध करते हैं। और शिक्षा की व्यवस्था न होने की वजह से या माता पिता के शिक्षित न होने की वजह से भी बाल अपराध होता है। उचित वातावरण न मिलना, यदि बालकों को सही वातावरण नहीं मिलता है तो भी वह बाल अपराधी बन जाते हैं, या कुसंगति की वजह से भी वह बाल अपराधी बन जाते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस की कमी, माता पिता का बच्चों की तरफ ध्यान न देना, तो इसकी वजह से भी बाल अपराध जो है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो इसका आंसर होगा, कलकत्ता मदरसा जो है वह 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसने प्रारंभ किया था? बनारस संस्कृत कॉलेज जो था वह 1791 में जो नायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। इसे निस्पंदन का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उद्घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? उद्घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई, ठीक है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपने शिक्षा का विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। और उद्घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? 11 से लेकर के 14 वर्ष तक। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो क्या थे? प्लेटो जो आदर्शवादी थे। ठीक है, इन्होंने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? इन्होंने संवाद शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, ये विनय होगा। ठीक है,
विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण को ही क्या कहते थे? मोक्ष। ध्यान दीजिएगा, निर्वाण प्राप्ति था। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं चार्ल्स पियर्स, फिर विलियम जोन्स, जॉन डीवी किलपैट्रिक ने इनके कार्य को आगे बढ़ाया। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बता चुके हैं। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? गीजू भाई। ये भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। क्या क्या नाम है इनका? कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांगीय, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसका मापन करना। जल प्रदूषण को रोकने के 2 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन और मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहने पर रोक लगानी चाहिए। नदी और तालाबों में पशुओं के नहलाने और वाहनों के धोने पर प्रतिबंध होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको ध्यान रखिएगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि से तात्पर्य है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि। ठीक है। यदि भूमंडलीय ताप होता है तो इससे क्या होगा? ग्लेशियर जो है वह पिघलने लगेंगे, इससे समुद्र तल जो है वह ऊंचा होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? बालिका शिक्षा, इससे भी संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो बालिका शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं वह शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, और दूसरा कन्याओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अभाव या फिर कन्याओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता, रूढ़िवादिता, इसे भी हम कह सकते हैं। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन कीजिए। तो 4 मानवीय मूल्य कौन से हैं? सच्चाई, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव। फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैतम की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना वे अद्वैतवादी थे। फ्रॉबेल के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। फ्रॉबेल के 2 रचनाएं जो हैं वह प्रमुख रचनाएं हैं, एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के हैं? अगर इससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न आता है तो उसे भी यहाँ पे आप इलॉबरेट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल गंदा या प्रदूषित हो जाए और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करे। पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा किसने प्रारंभ किया था? तो बुनियादी शिक्षा किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। प्लेटो के द्वारा स्थापित संस्था का नाम एकेडमी। राज्य से क्या अभिप्राय है? अब देखिए समाज से क्या अभिप्राय उसे आप जान चुके हैं, अब राज्य का देख लेते हैं। आई.एल. कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है और जिसे लोगों की सहायता एवं मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत
मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत क्या? पवज्जा। और बौद्धकालीन में पवज्जा, वैदिक में क्या होता था? उपनयन। ठीक है, उपनयन, विद्यारंभ, उपनयन और समापवर्तन। और मुस्लिम में क्या होता था? मुस्लिम में बिस्मिल्लाह। ठीक है। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया गया है? आत्मानुभूति की बात किसमें की जाती है? आदर्शवाद। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय अथवा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद को किसने दिया है? रूसो, बेन इसके हैं। प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया? रूसो ने। निषेधात्मक शिक्षा की बात किसने की है? रूसो ने। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसका है? रूसो का। नेक्स्ट है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की है? जॉन डेवी ने। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता एवं भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। सोच किसका है? महात्मा गांधी का। मानव शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने अपने विद्यालय को बाल भवन कहा है? गिजू भाई बघेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। गिजू भाई जो हैं यह बालक को काफ़ी प्राथमिकता देते थे। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू हुआ? 1969 में। शिक्षा का निश्चित स्तर तक लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना किस कार्यक्रम का तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण यानी शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाना। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? बाल श्रम। परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी हैं? कारक हैं शिक्षा के। विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समता। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे 2015, 16, 17 और 19 के प्रश्नों जो अति लघुत्तरी यानी वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से ही आपके परीक्षा में जो है अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छे नंबर भी आएंगे। लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत है इसमें एकाग्रता जो है होना चाहिए। अगर आप ध्यान से इनको सुनते हैं, और इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखिए ही, आप इसे सुन भी सकते हैं और सिर्फ सुन करके भी याद कर सकते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से एक प्रश्न को समझ लेते हैं तो उससे संबंधित आपका लघु उत्तरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही यानी शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आज का यह हम अपना जो शैक्षणिक जो कार्यक्रम है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।